The post-Vedic age. In the 6th century BC, there come up large territorial states in northern and eastern India known as the Mahajanpadas. There were 16 such states, namely Anga, Magadha, Vajji, Kashi, Kaushala, Malla, Kuru, Panchala, Vatsa, Avanti, Kamabhoja, Gandhara, Asaka, Chedi, Matsya, and Surasena. Among the Magadha, Kaushala, and Avanti were the most powerful. The extension of agriculture, growth of trade and industries, rise of territorial states, and beginning of urbanization gave rise to new forces in the society. Thus, the 6th century BC was also a period of socio-religious transformation. People expressed their dissatisfaction against the rituals of Brahmanism and Vedic sacrifices. There emerged numerous sects and reformatory movements. This period, called the ancient period in history, saw the rise of two important religions called Jainism and Buddhism. तो अब हम पढ़ रहे हैं जो पोस्ट वैदिक एज के बारे में कि वैदिक एज के बाद में क्या हुआ। पहले हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो 6th सेंचुरी है BC यानी कि 0 से अगर पीछे जाएं हम तो फिर 6th सेंचुरी तक की जो थी उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े स्टेट्स नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में इंडिया के इस पार्ट्स में मतलब इमर्ज हुए, बड़े बड़े स्टेट्स बन के आए जो कि जिनको कहा जाता था महाजनपदस। और इसमें कौन से स्टेट्स थे? अंगा, मगधा, वज्जी, काशी, कौशल, मल्ला, कुरु, पांचाल, वत्सा, अवंती, कंबोज, गांधार, असक, चेड़ी, मत्स्य और सुरासेना। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे वो थे यानी कि जिनकी आर्मी या फिर इकोनॉमिक और सब चीज़ों को मिला के जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग थे वो थे मगधा, कौशल और अवंती। और इसमें इनके जो स्टेट्स में क्या होता था, एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा पार्ट था और बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर होता था, फसल अच्छी होती थी इनकी। और ट्रेड और इंडस्ट्रीज भी करते थे, जो मतलब कहीं पे व्यापार करते थे और कुछ भी उस वक्त के जो भी मशीन्स होते थे उससे जो भी बनाकर और बेचते थे। और ये सब जो अर्बनाइजेशन था कि आज तो मतलब बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ होके सब चीज़ें बन रही है, लेकिन तब की जो मशीन्स है उन सब जो धीरे धीरे भी बनना स्टार्ट हुआ, जो अभी के जैसे मशीन्स है तब भी अगर मतलब ये AD की बात भी नहीं हो रही है, BC की बात हो रही है, ये बिफोर क्राइस्ट यानी कि 0 से भी और 600 साल पहले ये सब हो रहा था। तो सोचो कितने पुराने बात है। तो तब भी ये सब अर्बनाइजेशन और जितने भी सिटी फॉर्म ऑफ लाइफ है वो आ गया था। और ये 6th सेंचुरी BC को सोशल रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोशली यानी कि सामाजिक तरह से और धार्मिक तरह से जो कुरीतियाँ थी और रूढ़िवाद था वो सब मतलब जो चीज़ अच्छी नहीं थी उन सबको चेंज करके अच्छा बनाया गया। लाइक जैसे कि सती प्रथा, ऑब्वियसली तब तो सती प्रथा बंद नहीं हुई थी, उसके बहुत बाद में बंद हुई, लेकिन मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति थी कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ये करने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो इसी टाइप की चीज़ें तब और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी तब के लोगों की कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे इसने बताया भी है कि रिलीजियस धार्मिक तरह से कि लोगों के बीच में भेदभाव करना, वो सब इसमें क्या हुआ कि अब लोगों ने, जो ब्राह्मण लोगों ने और वैदिक शास्त्र पढ़ने वाले लोगों ने जो बताया था कि इसको सती प्रथा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेस्ट एग्जाम्पल कि इसको पति के साथ अपने जीवन का बलिदान देना होगा, या फिर भगवान की कोई पूजा करे तो इस इंसान का बलिदान देना पड़ेगा, या फिर इस एनिमल का बलिदान देना पड़ेगा। वो सब के सामने लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और अपने आप को व्यक्त किया।
और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स आए, यानी कि बहुत सारे क्या बोलते, एक तरह से आंदोलन हुआ कि मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं, इसको रोकना चाहिए। इसीलिए इस पीरियड को क्या मतलब, ये पूरे टाइम को क्या बोलते हैं, एंशियंट पीरियड इन हिस्ट्री कहा जाता है, जब दो बहुत बड़े रिलीजन जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो बहुत बड़े रिलीजन है, हम इन रिलीजन्स का नाम अच्छे से जानते हैं आराम से, तो ये दोनों रिलीजन्स की भी वृद्धि हुई पोस्ट वैदिक एज में। 1.4.2 Buddhism. Gautam Buddha, the founder of Buddhism, was born in 563 BC at Lumbini, which is situated near the Indo-Nepal border. He was the son of Shuddhodana, the chief of Shakya of Kapilavastu. At the age of 29, Gautam left home and attained Bodhi, that's enlightenment, at Bodh Gaya under a peepal tree. He discovered his first sermon at Sarnath near Varanasi. His teachings included Four Noble Truths, Arya Satya and Eightfold Paths, अष्टांगिक मार्ग। तो अब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध जो थे, जिन्होंने बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था, वो 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि है इंडो नेपाल बॉर्डर के पास, यानी इंडिया और नेपाल इसके बॉर्डर के पास। उनके जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था, और वहाँ पे जो शक्य थे उनके वो चीफ थे। कहाँ पे? जगह का नाम था कपिलवस्तु। जब वो 29 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और अपने जीवन का मतलब उन्हें कैसे पता चले इस की खोज करने के लिए वो बोध गया के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और उनका जो पहला सरमन था, सरमन यानी होता है एक हॉल टाइप का, जहाँ पे वो बैठ के अपना जो भी बताना चाहते हैं वो जैसे कि कुछ पढ़ाते हैं या लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, वो सब वहाँ पे करते थे। तो वो था सारनाथ में, वाराणसी के पास। और उनके वो जो चीज़ें पढ़ाते थे या जो ज्ञान वो बांटते थे, उसमें नोबल ट्रुथ्स था, जो कि जिसे कहते हैं आर्य सत्य, और एटफोल्ड पाथ्स था, जिसे कहते हैं कि अष्टांगिका मार्ग। According to Buddha, the world is full of misery, dukkha. Desire or trishna is the cause of this misery. If desire is conquered, then all sorrows can be removed. This can be done by following the eightfold paths, which included right memory, right aim, right speech, right action, right livelihood, right efforts, right memory, and right meditation. Buddha suggested a middle path away from both extreme luxury as well as extreme austerity. He also laid down a code of conduct such as non-killing and non-stealing for his followers. He died at the age of 80 at 483 BC at Kushinagar in Uttar Pradesh. तो बुद्धा जो थे वो क्या मानते थे कि हमारे जो दुनिया है इसमें हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। और ये दुख क्यों होते हैं? क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की हम आशा रखते हैं, हमारी तृष्णा रहती है, या फिर एक तरह से हम सोचते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होती है किसी भी चीज़ से, तो वही हमारे जो प्रॉब्लम्स या हमारे जो सैडनेस, मिजरी, इन सब के कारण होती है। तो अगर हमको इससे जीतना है तो फिर हम को ये सारे दुखों को अगर हटाना है तो हमको अपने तृष्णा या डिजायर पे कंट्रोल पाना होगा, उससे जीतना होगा। और इसको कैसे किया जा सकता है? 8 फोल्ड पाथ्स जो उन्होंने लिखे थे उसके बारे में बता रहे हैं कि राइट मेमोरी, राइट एम, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। अब यहाँ पे 2 बार राइट मेमोरी आया, बट ऑब्वियसली उसके अगर हम हिंदी या संस्कृत के जो भी एक्चुअल में मतलब होगा वो अगर निकालेंगे तो दोनों का कुछ अलग अलग मीनिंग आता होगा, लेकिन इसमें उसको ट्रांसलेट करने के बाद दोनों राइट मेमोरी हो गए। तो अच्छी सोच, अच्छी समझ और अच्छा लक्ष्य, एक सही लक्ष्य, अच्छा तो नहीं, एकदम सारी चीज़, सही सोच, सही समझ, सही लक्ष्य, सही वार्तालाप या जो भी बातें
और सही तरह से जीवन को बिताना और सही से परिश्रम करना, सही काम करना और सही से मेडिटेशन करना, अपना ध्यान एक जगह लगाना। तो जो बुद्धा थे उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि कैसे हम ज़्यादा धनी होने की भी कोशिश ना करें, कि बहुत ज़्यादा गरीबी में ना रहे, दोनों के बीच में रहे। और उन्होंने एक कोड भी निकाला, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक तरह से एक रूल टाइप किया है कि हमको किसी को मारना नहीं चाहिए और ना ही कभी चोरी करनी चाहिए। ये उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया। और उनकी मृत्यु हुई थी 80 साल के जब वो थे, यानी कि 483 BC में। कहाँ पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अब हम बढ़ते 1.4.3 जैनिज्म। ऋषभनाथ, द फर्स्ट तीर्थंकर, इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. Vardhaman Mahavira was the 24th Tirthankara of this sect, Parshvanath being 23rd one. Mahavira was born in 540 BC at Kundagram near Vaishali, Bihar. His father was the chief of Jhatrika Kshatriya clan. Mahavira became an ascetic at the age of 30 years and died at Pavapuri in 468 BC near Rajagriha. His followers came to be known as Jainis. तो इसमें कहा गया कि जो ऋषभनाथ थे वो सबसे पहले तीर्थंकर थे जिनको जैनिज्म का फाउंडर माना जाता है। और जो वर्धमान महावीर थे वो 24 तीर्थंकर थे। वो नॉर्मली हम महावीर का नाम सुनते हैं कि वो मेन थे जैनिज्म के, लेकिन एक्चुअली में ऋषभनाथ थे फाउंडर जैनिज्म के। तो और महावीर जो थे वो 24 तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ भी एक, मतलब उनका नाम भी बहुत बार सुना गया, वो 23rd थे। तो और महावीर का जन्म हुआ था 540 BC में कुंदग्राम के पास, जो कि वैशाली में है, बिहार में। और उनके पिताजी जो थे वो झात्रिक क्षत्रिय क्लैन के चीफ थे। महावीर जी ने दीक्षा ली थी जब वो 30 साल के थे और उनकी मृत्यु पावापुरी में 468 BC राजगृह के पास हुई थी। और उनके जिन्होंने उनको फॉलो किया, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको जैनास बोला जाने लगा। Jainism had no place for a supreme creator. It recognized the existence of gods but placed them lower than the Jaina teachers. The main aim of Jainism is the attainment of freedom from worldly bonds. Like Buddhism, Jainism opposed the ritualistic practices and evils of Vedic Brahmanism. It also opposed the caste system and accepted the doctrine of karma and rebirth. Jainism has 5 cardinal principles: ahimsa and non-violence, abstention from stealing, celibacy or brahmacharya, truthfulness, non-attachment. 3 jewels, 3 ratna of Jainism are right vision, samyak darshan, right knowledge, samyak janana, right conduct, samyak charita. तो जैनिज्म जो था उसमें वो उनको, मतलब जिस भगवान ने हमको बनाया वो सबसे ज़्यादा बड़े नहीं थे। उनके लिए भगवान तो हैं, लेकिन सबसे पहले उनको जो गुरु है वो उनके बाद ही भगवान है, पहले उनके गुरु आते हैं उनके लिए। और उनका जो मेन उनकी क्या सोच है कि हमको किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखनी है, हमको किसी से मोह नहीं रखना, हम सब अलग हैं, हम सब अलग अलग लोग हैं, हमको किसी के साथ जुड़ के उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। और ये उनका मेन थॉट है। और जो बुद्धिज्म की तरह ही जो जैनिज्म है उन्होंने भी वो सिर्फ ब्राह्मणों को आग बढ़ा मिले और जो शूद्र हैं या फिर बाकी जो छोटी जातियों के उनको, मतलब जो अनटचेबिलिटी या फिर जो भी अलग अलग प्रैक्टिसेस जो गलत थी वो सब हो रही थी, तो फिर ये भी नहीं चाहते थे कि ऐसा सब हो। और उन्होंने फिर कास्ट सिस्टम और इन सब को भी अपोज किया, लेकिन उन्होंने कि कर्म, जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही आपको फल मिलता है और आपका बार बार जन्म होता है इस धरती पे, इस चीज़ में वो मानते हैं। और उनके मेन प्रिंसिपल्स क्या है कि वो हम हमेशा अहिंसा से रहें, कि किसी पे हिंसा ना करें और चोरी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, जैसे कि
या तो शादी करके गृहस्थ बनाए करेंगे या फिर एकदम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और हमेशा सच बोलने का मतलब ट्राई करें। ट्राई तो क्या, एक्चुअली में सच बोले, लेकिन अब हर कोई सच थोड़ी बोल सकते हैं, तो उसे ट्राई करें। और किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है, यानी किसी से मोह नहीं रखना। और उनके जो 3 रत्न क्या है जैन लोगों के, उनके वो जो भी देखे वो सही देखे, और उनके पास जो नॉलेज हो वो सही नॉलेज हो, और उनके कंडक्ट यानी वो जैसे भी काम करे वो सही काम करे, ये उनका बिलीफ है। The Mauryan age 322 BC, 184 BC. Out of the 16 Mahajanapadas, it was Magadha that expanded considerably under the powerful rulers like Bimbasara, Ajatashatru, and Mahapadmananda. The last king of the Nanda dynasty was defeated by Chandragupta Maurya in 322 BC. He established the Maurya Empire, uprooting Greeks from the Punjab and Nandas from the Gangetic plains. By a continuous process of conquest and annexation, he was able to unify most of the whole of India. Chandragupta ruled from 322 BC to 297 BC. He embraced Jainism under the influence of Bhadrabahu. He died at Sarvanabelgola near Mysore. Bindusara 297 BC to 272 BC, the son and successor of Chandragupta Maurya, was also known as the Mitraghatta, slayers of enemies. He is said to have conquered Deccan, extending Maurya control as far as Mysore. He also had contacts with Antiochus, the Greek rulers of West Asia. It appears from the Buddhist literature that after the death of Bindusara, there was a struggle for the throne among his sons. तो जो 16 महाजनपदस थे उनमें से मगध जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। किन राजाओं के नीचे? बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद के नीचे। और जो लास्ट राजा थे नंद डायनेस्टी के, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था 322 बीसी में और अपना मौर्य एम्पायर खड़ा किया था। ग्रीक एम्पायर को पंजाब से और नंद को एम्पायर को गंगेटिक प्लेन से हटाकर। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था सारे इंडिया को साथ लाने का और इससे बहुत मतलब ऑलमोस्ट द होल इंडिया एक साथ आ गया था, क्योंकि पहले तो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स होते थे ना, लेकिन इसकी वजह से सारा इंडिया एक साथ आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी से 297 बीसी तक अपना राजकाज चलाया। फिर उन्होंने भद्रबहु से इंस्पायर होकर जैनिज्म को अपनाया और उनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला मैसूर के पास में हुई थी। बिंदुसार जो थे उनके बेटे, उनको मित्रघट भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने डेक्कन को जीता था और मौर्यन कंट्रोल को मैसूर तक लेके गए थे। उनके कॉन्टैक्ट्स ग्रीक रूलर जो कि एंटियोकस फर्स्ट थे वेस्ट एशिया में, उनके साथ भी थी। और बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमको ये पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद बहुत एक तरह से लड़ाई होती रही उनके बेटों के बीच की किसको राजकाज संभालने के लिए दिया जाए। Ashoka from 272 BC to 236 BC emerged victorious in the fratricidal war of succession and ascended the throne of Magadha. An important event in his reign was the famous Kalinga War in 260 BC, mentioned in his Rock Edict 13. Later, Ashoka embraced Buddhism and gave up war. He was a benevolent ruler and did many things for the welfare of his subjects. His policy of dharma was based on religious tolerance, respect to elders, care for old, kindness, truthfulness and purity. It was through his efforts that Buddhism spread beyond the boundaries of India. The rock edicts and pillar edicts inscribed by him give a detailed account of his reign. After Ashoka's death, his empire disintegrated into pieces. There was also a danger of foreign invasion. The economic condition of the country deteriorated. The last king of Maurya dynasty was Brihadratha. तो अशोका जो थे उनका जन्म हुआ था 272 बीसी के आसपास और उनकी मृत्यु हुई थी 236 बीसी के आसपास और वो बहुत ही बड़े राजा थे
और उन्होंने मगध पे राज किया था उनके पिताजी के बाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मेन इवेंट था वो था कलिंग वॉर, जिसके बारे में बहुत जाना माना गया, जो एकदम मेन था, जो कि रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया है, जिसके बारे में, जो कि हुआ था 260 बीसी के आसपास। और बाद में अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया था और जैसे वॉर को छोड़ दिया था, लड़ाई वड़ाई सब छोड़ दी थी। तो बहुत ही भलाई करने वाले राजा थे और उन्होंने अपने लोगों, अपने जितने मंत्री और प्रजा और सबको, सबके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। और वो उनकी जो नीति थी वो धम्मा थी, जो कि उनके रिलीजियस उनके बिलीव्स थे, जिसमें वो कहते थे कि बड़ों का आदर करना चाहिए और जो बूढ़े होते हैं उनकी केयर लेनी चाहिए और सबके साथ दया और सच्चाई और एक तरह से पवित्रता से रहना चाहिए। और उनकी वजह से बुद्धिज्म ने इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बुद्धिज्म फैला। और उनके द्वारा जो पत्थर होते थे या फिर जो खंबे होते थे उसमें उन्होंने खुदाई करवा करवा के जो जो लिखवाया था वो उनके टाइम में, या फिर बुद्धिज्म के बारे में, तो इन सब के बारे में जो लिखाया था वो उनके जो आसपास क्या हो रहा है उससे हमको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती थी, क्योंकि उन्होंने उसमें लिखवाया था। और उनकी डेथ के बाद उनके क्योंकि उनका बहुत बड़ा एम्पायर था तो फिर उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, वैसे ही नहीं रहे जैसे पहले थे। और उनका हमेशा फॉरेन इन्वेजन यानी कोई दूसरे बाहर के लोग आके उन पे हमला कर देंगे, इसका हमेशा डर रहता था। और उनके जो आर्थिक जो स्थिति थी वो भी एकदम बिगड़ चुकी थी। और मौर्य जो डायनेस्टी है उसके जो लास्ट राजा थे वो थे बृहद्रथ। और ये सारी चीजें आप मतलब ये जो मेन मेन चीजें से बृहद्रथ लास्ट थे और अशोका के कलिंग वॉर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सारी जितने भी मेन मेन चीजें हैं वो सब आप एक कॉलम बना के उसके लिख के रखना, ताकि आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको फटाफट याद हो जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1.6 द संगम एज 300 BC to 200 AD. With the Sangam age, the historical period began in South India. The word Sangam means an assembly of scholars of literacy figures held under the royal patronage of Pandyan kings of Madurai. Early Tamil literature comprised works such as Tolkappiyam, the 8 anthologies, Ittu Togai, the 10 Idalis Pattu Pattu, the 18 minor works and the 3 epics Shilapadikaram, Manimekalai and Shivaga Sindhamani. The Sangam age extended roughly between 300 BC to 200 AD. Sangam literature refers primarily to Pandyan kingdom, but it also contains valuable information about the Chola and Chera kingdoms. The Pandyas ruled over an area comprising southern Tamil Nadu. Madurai was their capital. The Cheras ruled over Kerala and the Cholas occupied northern Tamil Nadu and southern आंध्र प्रदेश। तो ये जब हम संगम एज के बारे में पढ़ते हैं जो कि था 300 BC से 200 AD तक, तो इस संगम एज में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का पीरियड था सदर्न इंडिया का। और संगम का मतलब होता है कि सारी चीजों का मिलाप, उसको कहते हैं संगम। तो इसमें बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी और विद्वान लोग थे इनका संगम हुआ था। और मतलब इसी टाइम पे सदर्न पार्ट्स में बहुत ज्यादा ज्ञानी विद्वान लोग इमर्ज हुए थे। वो सब किसके अंडर, कौन से राजाओं के अंडर हुआ था? पांड्यन, जो कि मदुराई के राजा थे। पुराने तमिल लिटरेचर में ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लिटरेचर जिसमें अभी नाम दिए गए, ये सब नोट कर लेना। टोलकापियम और इट्टू तोगई और ये सारे जो पट्टू पट्टू, ये सारे नाम, ये सब तब के लिटरेचर से कुछ वर्क्स थे। जैसे हो सकता है बुक्स भी हो सकता है स्क्रिप्चर्स भी हो, ऐसे अलग अलग जो लेख तब के थे। और इस संगम एज में ऑलमोस्ट जरूरी नहीं एकदम 500 साल, लेकिन आसपास 500 साल, इन सालों के आसपास ही हुआ था। और ये संगम लिटरेचर किसके
बारे में है मेनली पांड्यन राजाओं के बारे में, जो कि साउथ में रूल करते थे। और इसमें और भी क्या क्या लिखा गया है इंफॉर्मेशन, चोला और चेरा राजा और उनके राज्य, इन सब के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। पांड्यन किंगडम, चोला और चेरा किंगडम के बारे में। और पांड्यंस ने और सदर्न तमिलनाडु पे हमेशा रूल किया था, और मदुराई उनका कैपिटल था। उसके बाद एक और दूसरे टाइम पे चेराज ने वहाँ पे रूल किया था, कहाँ पे, केरला में। और चोलास जो थे उन्होंने नदर्न तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश पे रूल किया था।